नीरज। नो सर। दोस्तों, अगर आप 70s किड हैं, 80s किड हैं या 90s किड हैं, तो इस कैरेक्टर को चैनल वी पर शायद ही आपने मिस किया होगा। और अगर उसके बाद कभी पैदा हुए हो, तो ऐसे आइकॉनिक टीवी कमर्शियल्स और लंपट नाम का टीवी सीरीज शायद ही आपने मिस किया होगा। तो चलिए आज मैं आपको मिलवाता हूं इन्हीं सब के क्रिएटर से, जिनका नाम है वैभव कुमरेश। वैभव से मैं आज से करीब 25 साल पहले मुंबई के फेमस स्टूडियो में मिला, जहां पे वो मेरे सीनियर, मेरे कलीग थे। बाद में उनसे मेरी दोस्ती भी हो गई और उनसे मैंने काफी कुछ सीखा भी। अब उनकी एक फीचर फिल्म आने वाली है जिसका नाम है रिटर्न ऑफ द जंगल। तो चलिए उनसे इसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। जंगल हो या शहर, जिंदगी एक जैसी ही होती है। जैसे जानवरों की लाइफ में प्रॉब्लम है, वैसे ही हर बच्चे की लाइफ में भी प्रॉब्लम है। गांधी हाउस के स्टूडेंट्स प्लीज अपना नाम लिखा ले। सिद्धार्थ दंडपाठ और ढांडू। कोई फैंसी ड्रेस के लिए भी नाम दे दो। तो मीर का नाम ले लो। तेरी टक्कर पता है किससे होगी? राहुल मल्होत्रा से। दिखता नहीं है क्या? नहीं दिखता। तू इतना टिंगू सा जो है। मुझे नहीं लेना पार्ट फैंसी ड्रेस में। मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग ताता के पास जाते हैं। जो बाहर से दिखता है वो सच नहीं होता। आप अंदर से स्ट्रांग हो तो कुछ भी बन सकते हो। टिंगू। कम ऑन मिहिर। कम ऑन। जो बाहर से दिखता है वो सच नहीं होता। जब मुश्किलें बढ़ती हैं और सपने टूटते हैं, तब हिम्मत जुटाकर साथ मिलकर सामना करना पड़ता है। यार तू टेंशन न ले यार, देख लेंगे इन्हें भी। ठीक है, देख लेंगे। अली, तू ना पहले खुद को देख, नाक बह रही है। इसके अलावा एक से एक डेंजर लोग हैं। अब मैं तुम्हें दोस्तों की एक सीक्रेट बात बताता हूँ। चित्रांगद भी मुसीबत में था, पर उसके दोस्तों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। ऐसे ही तुम लोग मिलकर पूरे जोश के साथ खेलो। इस बार तो फाइनल जीतना है। पर रोहन यार, इसको मत लेना, फालतू में भागता है। ए मोटू, मैं तो भागता हूँ, ये तो भागता भी नहीं है। नहीं तो मनोतोष, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दिस चैट आफ्टर मेनी मेनी इयर्स। एंड आपके ऑडियंस तक हम लोग अपनी फिल्म की डिस्कशन कर रहे हैं, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट फर्स्टली। सो रिटर्न ऑफ द जंगल की मतलब बहुत लंबी कहानी है। आप भी उससे मतलब फ्रॉम टाइम टू टाइम आप भी जुड़े हो उससे, यू बीन अपडेटेड अबाउट व्हाट ऑल इज हैपनिंग। सो हम लोग बेसिकली what excites us is storytelling। हमें कहानियां बोलनी है। हमने हमारी जो एक्सपीरियंसेस ऑफ ग्रोइंग अप इन दिस कंट्री, इन चीजों को हम कहानियों के जरिए बोलते हैं। और हमारा माध्यम है फिल्म मेकिंग, और हमारे फिल्म मेकिंग का माध्यम है एनिमेशन। सो एनिमेशन मैं समझता हूँ एक आर्ट फॉर्म है, ब्यूटिफुल आर्ट फॉर्म है, और उस आर्ट फॉर्म को हम यूज करते हैं टू टेल आवर स्टोरीज। सो ऑल दीज इयर्स एज अ स्टूडियो, लाइक 2003 में हमारी स्टूडियो बनी, तो अभी देखो ऑलमोस्ट 23 इयर्स जो है। आवर ब्रेड एंड बटर प्रोजेक्ट जो है, दाल रोटी प्रोजेक्ट्स, तो अपने कमर्शियल्स हैं। और बहुत बार हमें मजा आता है कि अपनी कहानियां हम पिच करें अपने क्लाइंट्स को, अपनी आइडियाज हम पिच करें, और उनको मजा आता है तो वो हमें पैसे देते हैं बनाने के लिए। तो इट्स अ विन विन, उनको भी अच्छा लग रहा है, ओरिजिनल चीजें हम उनको पिच कर रहे हैं, और हमें वो बनाने को मिल रहा है जो हम चाहते हैं, और उसके पैसे भी कोई दे रहा है, तो इट्स लाइक सोने पे सुहागा। सो दैट इज हाउ आवर जर्नी हैज ग्रोन ओवर द इयर्स। तो ओवर द इयर्स ये इंटेंशन भी थी कि यार हमने 30 सेकंड की फिल्में बना दी, एड फिल्म बना ली, 15 सेकंड की लंपुट की, जो सबसे पहली जो हमने लंपुट एक कैरेक्टर है कार्टून नेटवर्क के लिए शो जो हमने क्रिएट किया है, तो उसका
पहला सीजन जो था वो 15 सेकेंडर्स थे, छोटे छोटे 50 हमने 15 सेकेंडर्स बनाए थे। फिर अगले सीजन में 2 मिनट की बनाई, फिर हमने 5 मिनट की बनाई, 7 मिनट, 11 मिनट की भी बनी। सीजन 4 में 11 मिनट की भी फिल्में थी। तो अब हमें क्यूरियोसिटी ये था कि यार क्या हम 100 मिनट की फिल्म बना सकते हैं? मतलब हमें कहानियां बोलनी है, तो क्या हम अपने ऑडियंस को 1.5 घंटे तक एंगेज रख सकते हैं? क्योंकि हम तो एक्साइटेड हैं, हमारे पास बहुत सी कहानियां हैं जो लंबी कहानियां हैं, और हमें वर्ल्ड बिल्डिंग का बहुत शौक है कि उन कहानियों में पात्रों, कैरेक्टर्स हो, कहानियां धीरे धीरे हम वर्ल्ड्स को बिल्ड करें। और हमारी जो डिजायर है, जो होप यही है कि ऑडियंस उन वर्ल्ड्स को एंजॉय करे। द स्टोरी टेलर का सबसे बड़ा हाई यही है कि अगर उसकी ऑडियंस उसको एंजॉय करे तो उनको और इंस्पिरेशन मिलती है और एनकरेजमेंट मिलती है कि वो उन कहानियों को और बोलता रहे और अच्छे से बोले, और भी अच्छा, अगली कहानी और भी अच्छी हो। सो अब हम पहले पड़ाव पे हैं कि हमारी पहली फीचर लेंथ फिल्म अभी बन गई है, और अब 29th को ऑल ओवर द कंट्री थिएटर में भी आएगी। तो ये दोनों कंपोनेंट बनाने का और फिर ऑडियंस तक पहुंचाने का, ये दोनों ही कंपोनेंट्स के अलग अलग चैलेंजेस रहे, और हमारे लिए दोनों ही चीजें फर्स्ट टाइम थी। तो हमें जो चीज मालूम था या हमें जो चीजें एक्साइट कर रही थी, उसके जरिए हमने धीरे धीरे इन दोनों जर्नीज में हम आगे बढ़ते रहे। सो आई थिंक coming back to your question, Return of the Jungle is basically my growing up stories. मेरी स्कूल की कहानियां और मेरे इन्फ्लुएंसेस। मैं बचपन से, चाहे इंडियन फोक टेल्स हो, चाहे पंचतंत्र हो या जातक कथाएं हो, हितोपदेश हो, आई एम श्योर हम सब इनवॉलंटरीली उन कहानियों को लेते हैं। हमारी मिथोलॉजी हो, रामायण महाभारत, तो बाय डिफॉल्ट हम अंदर अपने लेते ही हैं। तो मुझे एक चीज बहुत इंस्पायरिंग लगती थी कि हमारी जो कहानियां थी, हमारी जो कल्चरल स्टोरीज हैं, वो पैकेज्ड है बहुत स्ट्रेटेजिकली। अगर आप पंचतंत्र को देखें तो वो एक एजुकेशनल करिकुलम है। जो राजा के बच्चे थे वो नहीं पढ़ रहे थे, तो विष्णु शर्मा जी ने बोला कि यार मैं इनको कहानियां सुनाऊंगा और वो राजनीति सीखेंगे उन कहानियों के जरिए। तो इतना ब्यूटीफुल वो एक एजुकेशनल करिकुलम है, शायद बायजूस भी नहीं कर पाता ऐसा। एब्सोल्युटली। तो इतना ब्यूटीफुली उसने उन 3 या 4 ढक्कन जो प्रिंसेस थे उनको अपने सब्जेक्ट में एक्साइट किया, और इतनी ब्यूटीफुल वे में उसने कहानियां बताई। और कहानियों में भी जो पात्र कौन है, जंगल के उल्लू है, जैकॉल है, हाथी है, शेर है, सब है उसमें। सबको उन्होंने अलग अलग रोल्स दिए, और एवरी डे की जो लर्निंग्स हैं, और इतनी ब्यूटीफुल लर्निंग्स हैं उसमें, और उस चीज को इतनी अच्छी तरीके से, और जो हम अपने आसपास देखते हैं उन एग्जाम्पल्स के जरिए जब आप किसी को कुछ देते हैं, तो वो नॉलेज सिंपल हो जाता है कंज्यूम करने के लिए, और उसको इतना एक्साइटिंग एक पैकेज दिया है। दूसरी चीज जो हमारे सारे ही फोक टेल्स ऐसे हैं, जातक कथाएं भी अगर आप देखें, बुद्धा's लाइफ, बट बुद्धा चाहे बंदर रहे हो या हाथी रहे या हिरण रहे, जो भी फॉर्म था उनका फिजिकल, his mission was one thing, that I need to ensure that people are happy and I should serve people. So giving back, or some those values जो इतने important है. So see, story is a body, it's a packaging, but what it is carrying, that soul, वो मुझे बहुत मजा आता था हमारी कहानियों में, जो मुझे आज कोई I don't know, I don't find that in any Western or Eastern stories. They may be something, maybe culturally I'm disconnected, but जो चीजें मुझे impress कर गई वो मेरे अंदर है. और एनिमेशन में आप सिर्फ अपने अंदर से ही निकालते हो, आप बाहर कहाँ से सीखते हो, जो अंदर जाता है वही बाहर आता है. So Return of the Jungle again was a combination of many of my wish lists. एक गाना मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा, मैंने सोचा ये गाना मैं अपनी फिल्म में रखूंगा. ओके, ये कहानियां इतनी अच्छी है, ये कहानी मुझे बोलनी है. तो मेरे सारी जो विश लिस्ट हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कहानियां है वो अब भी इतनी रेलेवेंट है, चाहे वो फोक टेल्स हो, मिथोलॉजिकल हो. सो दैट मॉरल इन दैट इज समथिंग दैट स्टेज विद मी. सो ठीक है, हम लोग
काम अपना करते हैं, हमने अपना क्राफ्ट सीखा है, हम फॉर्चुनेट है कि हमें बहुत अच्छी एजुकेशन मिली है। अब हाउ डू यू गिव बैक? मतलब इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, नो, एंड इट्स ऑल्सो अ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड कि आपको यू बीन लाइक अ चोजन पर्सन टू गेट सच गुड प्रिविलेज्ड company, good working environment, good education, batchmates, teachers. So if we don't give back the same thing that we've got, then it's a waste. So Absolutely. कहीं ना कहीं हमें वो कीड़ा था कि यार इन कहानियों को तो बोलना ही है। ठीक है, हमें अच्छा लग रहा है वो एक बात है, बट एक फीलिंग ऑफ जिम्मेदारी आ जाती है। और प्लस मैं ये देख रहा था कि चाहे एनिमेशन हो या मास मीडियम हो, टेलीविजन आया, बहुत से चैनल्स आए, हमारे टाइम पे दूरदर्शन ही था, बट फिर सडनली एक टाइम था जब आई थिंक जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तब शायद मल्टीपल चैनल्स आए थे, एमटीवी, चैनल वी, इतने सारे चैनल। और ये आपको रिमोट यूज करना पड़ रहा है क्योंकि इधर सर्फिंग कर रहे हो, इधर देख रहे हो स्पोर्ट्स, सारे न्यूज, इधर वाइल्ड लाइफ। सो ऑल दैट कल्चरल थिंग, कहीं उसके अंदर ना आई फेल्ट दैट आई वाज नॉट गेटिंग दिस, और our children are not getting that beautiful stuff that I got. Correct. So somewhere I felt कि यार ये चीजें मुझे तो बनानी है। वो विश लिस्ट तो बहुत पहले से था। मैंने मेरे ग्रेजुएशन के टाइम मैंने एक पोस्ट ग्रेजुएशन के वक्त एक करिकुलम, एक कोलोकियम पेपर लिखना पड़ता है, तो वो पेपर भी मैंने इस पे ही लिखा था कि हमारी मिथोलॉजी इतनी रिच है। और मैं जब एनिमेशन का मीडियम सीख रहा हूँ तो ये मीडियम तो एप्ट है, एकदम सही है इन कहानियों को पकड़ने के लिए। तो ये आइडिया बहुत टाइम से ब्रू हो रहा था। एंड वंस वी वर में 98 में आई graduated and I joined Famous Studios in Mumbai. That's where we worked together for a bit. So 2003 में मेरे फेमस छोड़ने का कारण भी यही था कि मुझे लंबी कहानियों पे काम करने का मन था, और एक फिल्म पे काम करने के लिए मैंने वो जॉब छोड़ा। और वही चीज अभी भी चल रही है कि हमें और भी लंबी कहानी बनानी है, तो वो ख्वाहिश बढ़ती गई, तो हम अपना रास्ता हम लोग बनाते जा रहे हैं। सो रिटर्न ऑफ द जंगल में ऐसा हुआ कि जब हमें फीचर फिल्म बनाने का मन था, तब जो इंडियन एनिमेशन फिल्में थी थिएटरों में, वो काफी लॉस मेकिंग फिल्में बन रही थी। या तो अच्छी नहीं बनी थी, या तो कहानियां ठीक से नहीं बोली गई थी, या ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई थी, अगर अच्छी प्रोडक्शन भी थी तो कई कारणों से आई थिंक I would say 90% of our films were flops. Huge losses, badly made also. Absolutely. And so जब हम फिल्म बनाना चाह रहे थे तो अरे एक और इंडियन एनिमेशन फिल्म, तो कोई उसको हाथ नहीं लगाना चाह रहा था, कोई उसके साथ जुड़ना नहीं चाह रहा था, कोई फंड नहीं करना चाह रहा था। और हम तो एक्साइटेड थे कि हमें यही करना है, तो हमने सोचा ठीक है हम ही फंड करेंगे इसको, धीरे धीरे जैसा भी हो, मतलब आगे बढ़ते रहना, ऐसे नहीं कि रुक गए। बिकॉज किसी को आइडिया पिच कर रहे हैं, आप उनसे पैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसमें भी बहुत टाइम और एफर्ट जाता है। आपको अपने आइडियाज को पहले एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में डालना है, आपको अपना काम काफी करना है उनको कन्विंस करने से पहले। और अगर पूरा टाइम आप अगर सिर्फ उस पर ही टाइम डाल रहे हो, तो उससे अच्छा मैं अपनी फिल्म बनाता जाऊं ना, मुझे जैसे बनाना है, मैं क्यों किसी और के लिए फिर रुकूं? अगर सामने से कोई नहीं आ रहा है तो मैं कब तक उस पर टाइम वेस्ट करूं? So that's how this journey started, that it's a small team. हम लोग को तो जैसे रिटर्न ऑफ द जंगल जो है डिजिटल 3D एनिमेशन में बनी है, बट जैसा मैंने कहा मेरे लिए वो आर्ट फॉर्म है। हम लोग 2D एनिमेशन करते थे, फिजिकल फॉर्म, फिजिकल मीडियम में, और क्ले एनिमेशन, स्टॉप मोशन करते थे। हमें तो डिजिटल 3D एनिमेशन आती भी नहीं थी, मुझे तो अब भी नहीं आती। ओके, थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, बट इट इज थैंक्स टू द टीम। हमारी जो क्यूरियोसिटी थी, मतलब मेरी एक क्यूरियोसिटी थी कि यार ये नहीं आता है, ये सीखना है। और अगर हम रिटर्न ऑफ द जंगल को इस मीडियम में करें तो कैसा होगा, क्योंकि हमारी कहानी जो थी उसके जो पात्र हैं वो उन कैरेक्टर्स को रख के मैंने और भी कहानियां लिखी है। तो मुझे ये मेरा लॉजिक था कि अच्छा डिजिटली अगर मैं एक लाइब्रेरी बना देता हूँ, शायद इन लोगों को मैं बार बार यूज कर सकता हूँ, हर बार मुझे फिर से स्क्रैच से तो नहीं बनाना पड़े। Absolutely. मैं कहानियां नहीं बनाता रहूंगा, बट मेरे कैरेक्टर्स, मेरे वर्ल्ड्स जो एक बार बन गए हैं तो वो मैं रिसाइकिल कर सकता हूँ। तो वो ही उतना ही मेरा एक लॉजिक था कि डिजिटल 3D सीखूं। तो हमारी टीम, मतलब टीचर्स को हमने, जो मतलब जानकार थे उस मीडियम में, उनको हमने एम्प्लॉय किया। हमारे जो टीममेट्स थे उन्होंने सीखा माया, 3D ऑटोडेस्क माया, वो उस सॉफ्टवेयर में हमने काम शुरू किया था।
और धीरे धीरे हमारी जो टीम में इन्वेस्ट कर रहा था कि टीम को स्केल अप करना है, बिकॉज ऐसे 4 लोग थे, हम लोग 5 लोग थे, कहाँ फिल्म बना पाएंगे। ठीक है, एक एड फिल्म बन गई किसी तरह से और छोटी छोटी फिल्में हम बना रहे थे, और धीरे धीरे मेरा ये विजन था कि मेरे को टीम चाहिए परमानेंट जो हमारे साथ रहे। ऐसे नहीं मैं आउटसोर्स किसको कर दूं, ये सीन करके भेज दे। एक 30 सेकेंडर के लिए शायद वो अप्रोच चल जाए, बट एक 100 मिनटर के लिए वो अप्रोच नहीं चलेगा। मतलब मैं हमेशा ये जो कंपैरिजन है कि इतने साल हम जब एड फिल्म्स कर रहे हैं तो इट्स लाइक योर 100 मीटर स्प्रिंट, गोली चलिए भागो एकदम और 9 सेकंड में जान लगा दो और फिनिश लाइन पार कर दो, उसके बाद भले ही जो भी हो। बट आप जब 40 किलोमीटर का मैराथन भाग रहे हैं तो अगर आप उसी स्पीड में भागोगे तो आप 1 किलोमीटर तक जिंदा नहीं बचोगे, मर जाओगे पीछे। तो वो चीज भी हमने मर मिट के ही सीखा और कई गलतियां की, और हमने सीखा कि यार ये मैराथन एक अलग स्पीशीज है, इसको अलग तरीके से अप्रोच करना है, और कैसे करना है हमें भी मालूम नहीं, बट हम जो हमें एक्साइट कर रही है कि हर स्टेज पे कहानी अलाइव होती है। ठीक है, हमने रिसर्च किया, स्टोरीज लिखी, स्क्रिप्ट्स लिखे, साथ साथ हम स्टोरी बोर्ड्स बना रहे हैं या उसको एनिमेटिक में टाइम कर रहे हैं या उस पे हम स्क्रैच डायलॉग्स दे रहे हैं। धीरे धीरे 3D के टीम हमने असेंबल करना चालू किया कि यार अभी हमारे पास डिजाइन है, हमें पर कोई चाहिए जो 3D में बना के तो दिखाए हमें कि दिखता कैसे 3D में। तो वो लोग, उनको हमने टीम में लेना चालू किया। तो रिगिंग क्या होता है, मतलब और ये हिलना चाहिए, मॉडल कैसे हिलेगा, तो वो कौन बंदा करेगा, उसके आगे टेक्सचर कौन करेगा, अरे इसमें मेरे को बाल भी चाहिए, वो कैसे फर क्या होता है, हमें मालूम ही नहीं है ये सब चीजें। हम वैसे बच्चों की तरह एक्सप्लोर करके सीखा हमने, और थैंक गॉड अच्छे अच्छे लोग जुड़े हमारे साथ, एंड एनिमेटर्स, मतलब एक एक कंपोनेंट। एंड देन हम मजे ले रहे हैं कि यार लिरिक्स, इसका ये ना सिचुएशन ऐसा होगा तो इसके लिए ना लिरिक्स कौन लिखेगा, अच्छा इनके साथ लिखते हैं। या मेरी सिस्टर एक ब्यूटीफुल, वो भी लिरिक्स लिखती है, तो उसको 2 गाने दिए, वो लिख के कभी भेजती है। मतलब लिरिक्स का जो प्रोसेस है कि जब वर्ड्स आते हैं तो इमेजेस आते हैं उसके साथ मन में, तो उसकी वजह से हम लोग का कहानी का क्लैरिटी हमें मिलता है। तो बहुत से डिपार्टमेंट्स से हमने पैरेलली काम चालू किया था। तो जिस तरह से फिल्म नहीं बनानी चाहिए हमने उस तरह से फिल्म बनाई। वो एकदम एक एग्जांपल है ऑफ हाउ टू नॉट मेक अ फिल्म, क्योंकि बहुत सी मिस्टेक्स हमने की जिसमें हमें अच्छा लगा, हम उसमें आगे बढ़ते गए, और वो दूसरे डिपार्टमेंट को फॉर अस इट वर्क, और मैं कहूंगा कि हमारे लिए वो एक ही चारा था। समटाइम्स हाउ नॉट टू भी वर्क करता है, क्योंकि हाउ टू मेक अ फीचर फिल्म, एनिमेटेड फीचर फिल्म इन इंडिया, वो शायद काम नहीं कर रहा था, इसीलिए तो इतने सारे फेलियर्स थे। करेक्ट। तो प्रोबेबली इट नीडेड अ रीडिस्कवरी कि हाउ टू डू इट। प्रोबेबली वो सही है, गलत है, किस फॉर्मेट में फिट होता है, किस एनवायरनमेंट में, किस इकोसिस्टम में फिट होता है, दैट्स अनदर डिस्कशन। बट obviously you have chosen a path which was not explored earlier, and you tried to discard the path which was being taken at that time. So frankly Monotosh, I was not even conscious about these things कि ये कौन सा पाथ ले रहे हैं, शायद सही है कि नहीं, उतना डाउट, सेल्फ डाउट ही नहीं था कभी। मतलब एक्साइटमेंट इतनी थी ना कि ये मजा आ रहा है, आगे बढ़ो, बनाओ, देखो, और मजा आ रहा है, अरे और आगे बढ़ो, और भी मजा आ रहा है, और आगे, ऐसे करके हम बस चलते गए। एग्जैक्टली। तो जो एक्साइटमेंट है ना, वो आपका एक इंसुलेटर बन जाता है। आपको रिस्क नहीं दिखता है उसमें, आपको अच्छा यही कायदे फॉलो करने हैं वो नहीं दिखती आपको। अगर गलती है तो जब मैं करूंगा गलती और मुझे समझ में आएगा, जब मुझे हाथ मेरा जलेगा तब मुझे समझे अच्छा गलती किया, तो मैं कोर्स करेक्ट करना होगा, मैं करूंगा। हजारों गलती की है, उसमें तो मजा है, तभी तो सीख है ना। मतलब जो इवॉल्व हो रहा है, गलती अगर नहीं करते हम, तो हमने उस बात पे ध्यान दिया ही नहीं होता। तो बेसिकली इस तरह से फिल्म बनाने का जो प्रोसेस था, हमें ये थी कि जो कोर इमोशन था, एक तो एक्साइटमेंट की कहानियां मुझे बतानी है अपने ऑडियंस को, दूसरी है कि यार ये कहानी मिल नहीं रही लोगों को, तो अगर हम नहीं बनाएंगे जल्दी, मतलब हम क्रिब करते हैं कि यार अपना एनिमेशन ऐसा है, ऐसा, हम लोग नई गंदी कहानियां बनाते हैं, हम क्या कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। हमें तो एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर आई कि यार हम इतना अच्छा कर सकते हैं, हम सोच रहे हैं, हम क्यों ना करें, इस पे हमें हमारा करना बहुत जरूरी है, चाहे कोई और करे ना करे। तो ऑडियंस को क्या चाहिए, मतलब मैं क्या मिस कर रहा हूं, वो पहले मैं तो बनाऊं,
पहले मैं अपनी खुशी के लिए वो तो बनाऊं कि वाह ये मुझे अच्छा लग रहा है, फिर मैं आपको दूंगा ना। मतलब आप अपना आपके बच्चे अगर कोई भी चीज बोलते हैं ऐसा मेरे को ना वो चीज पॉइजन पीना है, तो आप दे दोगे? नहीं, आप पहले बोलोगे ना, ये सोचोगे ना कि यार ये चीज अच्छा है, उसके लिए तो मैं जरूर दूंगा। हाँ, हाँ, तो आपकी अप्रूवल या आप अगर उस चीज से प्राउड हैं तभी आप किसी और को वो दोगे। तो एब्सोल्युटली। वो सेम विद आवर कंटेंट, बिकॉज हम अपना कंटेंट अपने ऑडियंस को तब देंगे जब मैं उससे सहमत हूं। तो दैट इज द कपल ऑफ रीजंस, लाइक one is you like it, the other is you think it is very important to do it. So then आपके जितने भी मतलब माइंड हो, हार्ट हो, सोल हो, तीनों अथॉरिटीज का आपको परमिशन मिल जाता है उसमें। So Vaibhav, there is another question that I had in mind. Although you self-funded the entire movie, obviously you have also taken help from family and friends, like you said. लेकिन मान लो आपके पास ये स्टोरी है एज इट इज़, जैसे कि ये मूवी में बन चुकी है, ये स्टोरी आपके पास आज है और आपके पास चांस है किसी प्रोड्यूसर को पिच करने की कि आप ये स्टोरी पिच करो और प्रोड्यूसर जो है वो इस मूवी को फंड करेगा। तो आप उसे कैसे बताओगे कि ये क्या स्टोरी है और वो क्यों प्रोड्यूस करे और क्यों ये ऑडियंसेस को अच्छी लगेगी, और इसमें ऐसी कौन सी अनोखी बात है जो कि अभी तक का जो हमने एनिमेशन आमतौर पे इंडिया से प्रोड्यूस होते देखा है उसमें जनरली हमको देखने को नहीं मिलती। सो आई थिंक द फर्स्ट थिंग फ्रॉम अ प्लॉट पॉइंट ऑफ व्यू कि ये चौथी कक्षा की कुछ दोस्तों की कहानी है। यू नो, एवरीडे प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। अब उनको इंस्पायर करने के लिए आते हैं कहानियां जो जंगल की हैं। सो इट्स अ फिल्म which has two parallel stories. One is the everyday children's issues and one is a jungle story that inspires them. So that is the basic premise. अब उसमें जो इसका USP मेरे हिसाब से है कि you have not seen India, contemporary India captured in animation like this ever before. मतलब वो हमारा pitch, sales pitch रहेगा from going from our past work and the kind of teasers that we would make. So to people that we would pitch, after a point तो pitch करना हमने छोड़ ही दिया था, फिल्म बनी गई थी पूरी, तो हम स्क्रीनिंग्स पूरी करते थे। बट इवन नाउ, लाइक what is the essence that we are showing to our audiences is this, like Indian animation like never before. और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, it's a mature film जो the entire family experience is what, that is the exact audience. Indian families, yes, maybe global audiences will love it because it's universal problems. बच्चों की कहानियां, बच्चों के struggles और जो कहानियां जंगल से आ रही हैं, they all are about basic, you know, courage है, friendship है, inner strength है. So this could apply to anybody. But for us, our focus is our Indian audiences. Why? Because ये हमारी कहानियां है growing up की, and you've never seen them captured in the medium of animation. अब इसमें भजन भी है, इसमें कव्वाली भी है, इसमें कलिप्सो गाने भी है, इसमें क्रिकेट का मैच भी है, तो इसमें नवरस है पूरा। मतलब आपको अगर देखना होगा तो इट्स एन एक्साइटिंग थिंग, एंड बिकॉज देयर आर सच अमेजिंग कैरेक्टर्स एंड द वे दे परफॉर्म, ऑल दीज थिंग्स, यू नो, कंट्रीब्यूट टू योर एक्सपीरियंस वेयर you, it's something very unique. And I would say the biggest part of it is it's very clean, it's extremely positive and it's inspiring. मतलब आप अगर 3 generations भी, मतलब हमने काफी टेस्ट स्क्रीनिंग्स भी किए, so we have like 3 generations sitting and watching the film and never did they take out their phone in between to, you know, watch the phone. So I think that is a very, very good sign for us. Right. So if I want to draw some parallel, कई सारी आमिर खान की फिल्में अगर आप देखें तो दे ऑफर दिस काइंड ऑफ वैल्यू। अगर आप दंगल देखें, चाहे लगान देखें, तो इट इज़ अ फैमिली एंटरटेनर, इट ऑल्सो डिलीवर्स वैल्यूज, इट ऑल्सो हैज़ समथिंग टू टीच टू द सोसाइटी। और आज हम जिन जनरेशन्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो जेन ज़ी है या और उसके बाद की जो जनरेशन्स आ रही हैं, उनको ये वाले एक्सपोजर्स या ये वाले लाइफ एक्सपीरियंसेस नहीं मिले हैं जो कि हम लोगों को मिले हैं शायद। ऑब्वियसली उनको जो एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं वो बहुत नए हैं, वो उनके लिए अनोखे हैं, वो उनसे भी सीखेंगे। लेकिन हमारी जनरेशन का भी थोड़ा सा ड्यूटी, थोड़ा सा दायित्व तो बनता है कि जो हमने
अपनी लाइफ से अभी तक के चीजें सीखी हैं या जो एक्सपोजर्स हमें मिले हैं वो भी हम किसी ऐसे फॉर्म में पैकेज करके उन्हें दें जो कि वो हैप्पीली कंज्यूम करें, रादर देन बीइंग प्रीची। हमेशा दो जनरेशन्स के बीच में एक टसल रहता है इन टर्म्स ऑफ जनरेशन गैप की, हम उनको नहीं समझते, वो हमको नहीं समझते हैं। लेकिन जितना मैंने अभी तक आपकी मूवी के पार्ट्स और पोर्शंस देखे हैं, इवन जो आई मीन लास्ट टाइम गैफेक्स में के टाइम पे भी जो हमने छोटा मोटा पार्ट देखा था, या उसके अलावा वी हैड बीन टुगेदर फॉर सम टाइम, तो जो मेरा बेटा था वो उस समय पे छोटा था, उसने भी देखा था, तो उसे अभी तक भी याद है वो बातें। उसने जो उसमें से चीज़ें देखी थी, जो कैरेक्टर्स देखे थे, या जो एक्सपीरियंस उसे उस समय मिला था, तो मुझे ऐसा लगा कि ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर स्टोरी इज गोइंग टू रेजोनेट विद ऑल काइंड ऑफ पीपल, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बुजुर्ग है। क्योंकि हमने इंडिया में एनिमेशन, आई थिंक यू वुड ऑल्सो एग्री कि एनिमेशन को बहुत टाइपकास्ट करके रखा है। उसको या तो हम कार्टून बोलते हैं या तो हम कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं जिसकी दो ही ड्यूटी है, या तो बच्चों को एंटरटेन करना या तो हंसाना। हम उसको उसके बियॉन्ड देख ही नहीं पाते कि वो और भी बहुत चीज़ें डिलीवर कर सकता है, क्योंकि वो सिर्फ कार्टून नहीं है। जबकि दूसरे कंट्रीज में आप देखेंगे जहाँ पे एनिमेशन उनके कल्चर का भी पार्ट है, वहाँ पे इवॉल्व भी हुआ है, वहाँ पे पूरी सोसाइटी ने उसको कंज्यूम किया है और उसको अप्रिशिएट किया है। आई थिंक इफ दिस मूवी कैन एस्टैब्लिश दैट थिंग यहाँ पे, जहाँ पे हर कोई एंजॉय करे, मूवी थिएटर में जाए, पूरी फैमिली जाए, जिसमें कि छोटा बच्चा भी है, उसके पेरेंट्स भी हैं और उन पेरेंट्स के पेरेंट्स भी हैं, इट इज गोइंग टू बी अ होलसम experience for them. Right. In fact, one of our driving points has been that, like, we are seeing children or teenagers consume Japanese anime, Korean content, American Marvel, Spider-Man, Barbie. तो हम अपनी चीजें क्यों नहीं उतना एक्साइटमेंट में दे रहे हैं? Like say when I am so confident कि ठीक है आप पिक्सार फिल्म देखते हैं, एक अच्छी, ठीक है, very no doubt amazingly produced and okay it has an emotional message and all of that. Now when you see an Indian product do that, it will connect even deeper because every visual in that film or in that image is something you can connect to by default because आपकी कल्चर है वो, और हमारी कल्चर हमने एनिमेशन में बहुत रेयरली देखी है। Exactly. तो वो यूएसपी रहेगी अपनी फिल्म की, नो डाउट। मतलब दैट्स व्हाट वी आर काउंटिंग ऑन एंड दैट इज ऑलरेडी समथिंग वी आर सीइंग फ्रॉम द ऑडियंस रिएक्शंस कि यार ये मुझे मेरे स्कूल की याद दिला रही है, यार ये मैं 20 साल की हूँ बट मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी 10 साल की हूँ, तो दैट चाइल्ड इन मी इज सो एक्साइटेड टू वॉच दिस and I want to see this with my entire family. So whatever we had thought and made the film, we are happy to see it is translating into our audiences and now they are saying things which शायद मैं जो आपको अभी बोल रहा हूँ वो लोग ऑडियंसेस बोल रहे हैं। तो उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि हमें अपना मुंह बंद रखें और फिल्म को बात करने दें। मतलब वो उसी इंटेंशन तो फिल्म बनी है। So yes, so the connect with our audiences or the respect for our audiences, respect for children, because children are not third grade citizens. Children are the most impressionable, and today they are most intelligent. They are exposed to all mediums. They are very smart and they are very pure at heart also. So if there is something done beautifully, they will connect it and they should keep it in their hearts. So and we have to compete with all the other cultures, all the deluge that's coming into us, which is not our culture. Absolutely. There's nothing wrong in that, getting exposed to all cultures, all content is very, very amazing. But अगर आप उसमें अपना ही कल्चर को भूल के वो करो, that's the worst thing to do. Correct. So I'm glad कि पिछले साल नरसिम्हा made 350 crores in the box office. Okay, it is mythological. It is obviously religion based. But it was even then, मतलब it's not a formula. तो और कितने आ गए mythological उसके बाद नरसिम्हा के बाद। For Narasimha to do it, like the makers, Ashwin and Shilpa, again, husband and wife had to put in all their monies. कि यार हम वो एक ड्राइव, एक करेज उनमें थी, तब घर वर गिरवी रख के, उनका तो बहुत स्ट्रगल था।
I think we also connect very well with that because it's been a struggle. It is a struggle. You have to, but because you love it so much, you don't crib ke struggle hai. No, you are enjoying it. So for us to give our own culture to our people, I think that is a simple logic which we have ignored so far. करेक्ट करेक्ट। और कल्चर के नाम पे भी मतलब जो हम गलती से डिफाइन करते हैं कल्चर को, कल्चर वर्ड बोलते ही कुछ जो इमेजरी हमारे दिमाग में आ जाती है, इट इज मोस्टली लाइक टेम्पल हो गया, हाँ कुछ डांस फॉर्म्स हो गए, कुछ टाइप की पेंटिंग्स हो गई। तो हम कल्चर को डिफाइन ही बहुत लिमिटेड वे में करते हैं। हमारे इंडिया में गली में क्रिकेट खेलना भी तो कल्चर है, करेक्ट है ना? और भी दूसरी कई तरीके की चीजें कल्चर है, कई खराब चीजें भी कल्चर है, कई अच्छी चीजें भी कल्चर है। तो कल्चर जब हम बोलते हैं ये कल्चरल है, तो हम उसको बहुत गलत तरीके से डिफाइन करके बहुत ही नैरो वे में स्टोरी बताते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि ज्यादातर आई थिंक यू ऑल्सो नो कि अपना जितना अभी तक का एनिमेशन आया है उसका मैक्सिमम पार्ट इज सम वे ट्विस्टिंग एंड टर्निंग द माइथोलॉजी, और वो भी वैसा माइथोलॉजी जो कि मतलब पूरी तरीके से करेक्ट है भी नहीं। माइथोलॉजी के भी अपने बहुत एस्पेक्ट्स हैं, बहुत ग्रे एरियाज हैं उसमें, वो कंप्लीटली ब्लैक एंड वाइट नहीं है, लेकिन उसको किसी तरीके से ऐसे पैकेज करके कि हाँ मतलब जो कंज्यूमर है वो जल्दी से खरीद ले उसको, उस इंटेंशन से उसको बनाया गया है। वो स्टोरी टेलिंग का जो पैशन है, जैसे आपने नरसिम्हा वाला बताया, that kind of passion was not reflecting in most of such work that I have personally observed. It's my personal opinion. So अभी हम आते हैं इस बात पे कि आप, हमारी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी भी है जो कि खुद भी कंटेंट क्रिएटर है या फिर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एनिमेशन करना चाहते हैं, उस फील्ड में आना चाहते हैं अपनी स्टोरीज बताने के लिए, नॉट जस्ट टू वर्क इन सम बीपीओ, जहाँ पे कि मतलब बीपीओ की तरीके से बाहर की कंट्री से आया हुआ काम करे। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी स्टोरीज बोलना चाहते हैं, एंड यू आर वन ऑफ द वेरी फ्यू इंडियन स्टोरी टेलर्स जिन्होंने हर फॉर्मेट में अपनी कहानी बताने की कोशिश करी, अपनी ओरिजिनल कहानियां बताने की कोशिश करी, भले ही वो एड्स के फॉर्म में हो या चैनल आइडेंट्स के फॉर्म में हो, बट यू ट्राई टू टेक अ पाथ जहां पे आप अपनी ओरिजिनल स्टोरी अपने ओरिजिनल स्टाइल में बता सके, एंड यू हैव कवर्ड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इट। तो मैं ये चाहूंगा कि जो हमारा ये ऑडियंस है जो कि कभी आपके जैसा बनना चाहता है, उसके लिए आप क्या बोलेंगे कि वो कैसे शुरू करे? आपने कैसे शुरू किया था? आप कौन कौन सी चीजें करते थे? उनमें से कौन सी चीजें आउटडेटेड हैं? कौन सी नई चीजें उन्हें अपनानी चाहिए, ताकि जो वो ऑडियंस है वो भी आपके साथ अलाइन हो पाए, रेजोनेट कर पाए, और उसके लिए भी सामने एक क्लैरिटी बन पाए कि हाँ मेरे को ये बनना है, मुझे ये करना है, मेरे सामने ऐसे रोल मॉडल्स हैं, हम इस तरीके से इस चीज को आगे कर सकते हैं। सो आई थिंक टू थिंग्स। सबसे पहले अगर किसी को स्टोरी टेलिंग एक्साइटिंग लग रही है या एनिमेशन के जरिए स्टोरी टेलिंग वो करना चाह रहे हैं, तो पहले तो गेट अ गुड एजुकेशनल फाउंडेशन, मीनिंग लर्न द क्राफ्ट। जितना आप सीखोगे, बेसिकली एजुकेशन में क्या है, आप फीस जो पे कर रहे हो, आप यू आर बाइंग टाइम टू एक्सप्लोर योरसेल्फ एंड द न्यू मीडियम। तो आप उस वक्त में जितना आप एक्सप्लोर कर सके उस मीडियम को, और आप खुद को भी एक्सप्लोर करते हैं कि यार मैं इस मीडियम से कैसे रिएक्ट कर रहा हूं, तो दोनों चीजें बहुत जरूरी है, बिकॉज यू एंड योर मीडियम आर वन। You know, how do you express yourself regardless of the tool? तो कहानियों में क्या चीज आपको अच्छी लग रही है, ये जब तक आप कहानियां नहीं बनाएंगे, फिल्में नहीं बनाएंगे, तब तक आप अपने बारे में भी नहीं समझ पाएंगे कि आपको क्या एक्साइट कर रही है। तो आई थिंक फर्स्ट थिंग टू डू इज डेफिनेटली एजुकेशन इज अ फर्स्ट स्टेप। Even otherwise, like even in a professional environment, always choose what you love doing. मतलब you will always be required to make, choose between two, कि मुझे फिल्म बनानी है या मुझे पैसे बनाने, ये दो चीजें ही चॉइस हो। तो पहला आपका चॉइस क्या होगा, आपका प्रायोरिटी क्या है, वो आपका जर्नी डिसाइड करेगा। अभी अगर मैं अपने आप पे वो सवाल डालूं, तो मुझे पैसे बनाने हैं, क्यों बनाने हैं? डू आई वांट टू मेक दैट मनी टू मेक फिल्म्स, और एम आई मेकिंग फिल्म्स टू मेक मनी? मेरा एंड गोल क्या है, वो बहुत ही क्रिटिकल है। तो जैसे आपने बोला कि कई लोगों ने फिल्में बनाई,
तो उनका एंड गोल था यार मुझे एक प्रॉफिट करना है, मैं अगर 1.5 करोड़ डाल रहा हूँ, मुझे 5 करोड़ मिल गया, बस हो गया, मेरा काम खत्म। पानी गया तेल लेने, तो मैं कुछ बनाऊंगा, ट्रेलर मस्त काटूंगा, लोग आ जाएंगे, मेरे 5 करोड़ आ गए तो बस हो गया मेरा। मैं फिर किसी और रियल एस्टेट में लगाऊं या एनिमेशन में पैसा लगाऊं या आईटी में डालूं या क्रिप्टो में डालूं, मुझे नहीं उससे फर्क पड़ता है। आई एम इन्वेस्टिंग माय मनी एंड आई वांट इट टू डबल, दैट्स इट। सो देयर चॉइस इज क्लियर। मैं नहीं बोल सकता हूँ कि यार ये आप गलत कर रहे हो, क्यों? से बनाने की आपकी चाहत है, आप कर रहे हो। मेरी चाहत फिल्म बनाने की है तो मैं वो करूंगा। तो ये दो चॉइसेस ही है, इवन फॉर फ्यूचर क्रिएटर्स, फिल्म मेकर्स। व्हाट इज इट लाइक, यू हैव टू गेट योर क्लैरिटी। अगर आपको फिल्में बनानी है तो किस तरह की फिल्में बनानी है, आप फिल्में देखो, आप अपने ग्रोइंग अप आपकी कल्चर को ट्रस्ट करो। सबसे पहले आप वो उस चीज से एनकरेजमेंट लो कि वो उस चीज से आप हेजिटेट कभी मत करो। मतलब बी कॉन्फिडेंट ऑफ योर ओन कल्चर। एंड लाइक वी डिस्कस्ड, कल्चर कैन बी एनीथिंग। सुबह में गया दूध का पैकेट खरीदने के लिए, वो भी कल्चर ही है मेरा। मतलब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स शायद गाय से डायरेक्टली ले लेते होंगे, बट मैं अलग तरीके से अभी दूध का कंज्यूम करने जा रहा हूँ। तो वो एवरीडे दैट कल्चर इज चेंजिंग। अभी सुबह में कोई डिलीवर करके चला जाता है, दूध आ गया, ऑनलाइन आप पेमेंट करो, वो एक अलग कल्चर हो गया। तो वो भी मेरी कल्चर हो। अगर मुझे चलो मुझे जापानीज एनीमे बहुत बढ़िया लगती है, मैं उसमें इंडियन कहानी में जापानीज एनीमे के जरिए बोलना चाहता हूँ, बोलो। वो भी आपकी क्लैरिटी है, वही आपका कल्चर है। मतलब आप जो चीजें सोक इन कर रहे हो, आज कल्चर काफी बदल गया होगा, बिकॉज इतना ज्यादा फॉरेन इन्फ्लुएंस हो रहा है। अलग अलग टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए हर कोई कनेक्ट कर पा रहा है। आज आप इरानियन फिल्में भी देखते हो, जापानीज, कोरियन को, हर तरह की फिल्में आप देख रहे हो, एंड आप अलग अलग कल्चर्स को अप्रिशिएट भी करते हो। एक तो है सबटाइटल है, तो आपको लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। दूसरा, आपकी लैंग्वेज में स्क्विड गेम भोजपुरी में भी डब होके आप देख सकते हो, आप मजा ले सकते हो। एक यूनिक फिल्म जो कोरिया में किसी ने बनाई है। तो द वर्ल्ड इज बिकम वेरी स्मॉल नाउ, वी आर एक्सपोज्ड टू एवरीथिंग। सो गेट क्लैरिटी ऑन आपके इंटेंशंस क्या हैं, और हर स्टेज में आपको बस यू हैव टू कीप, दैट इज योर ओनली क्या बोलते हैं वो, नॉर्थ स्टार जो होता है आपका, पोल स्टार जो है, जो आपका गाइड है, वो वही है कि आपकी क्लैरिटी। हो सकता है आप इसमें घुसो और आपको लगे छी ये तो करना ही नहीं था, मुझे लगा एक्साइटिंग है, बट ना काम नहीं, मुझे नहीं करना। वो भी क्लैरिटी जरूरी है ना। क्यों आप अपना कीमती पैसा और टाइम इस पे व्यर्थ कर रहे हो, अगर आपको ये अच्छा ही नहीं लगा? पूरा जीवन आप अगर ये नहीं कर सकते तो कुछ और करो ना, फिर इसमें मत टाइम वेस्ट करो। Another question, that during your formative year, when you were actually learning these things, so who are those filmmakers, whether they are short filmmakers, whether they are, long format filmmakers, and not only limited to animation, live action filmmakers, किन लोगों के काम ने आपको प्रभावित किया, किन लोगों के काम से आप सीखे बहुत कुछ, मतलब जो आपके काम में, ऑब्वियसली आपका काम आगे चल के यूनिक बन गया, लेकिन जब आपने स्टार्ट किया होगा, हो सकता है कि उस समय पे आपको आर्दमान स्टूडियोज के एनिमेशंस बहुत इन्फ्लुएंस करते होंगे, खासकर निक पार्क का जो काम था वो है, नॉर्मन मैकलॉरन है, और भी ऐसे बहुत सारे एनिमेशन फिल्म मेकर्स रहे हैं, यूरोप से, अमेरिका से, रशियन एनिमेटर्स। तो बहुत लोगों का काम ऐसा रहा होगा जिन्होंने आपको प्रभावित किया होगा। इसके अलावा आपने जो दूसरी लाइव एक्शन फिल्म्स भी देखी होंगी, उनमें भी कुछ काम आपको ऐसा लगा होगा जिन्होंने आपको काफी प्रभावित किया होगा, आपके दिमाग को चेंज किया होगा, आपके नजरियों को भी बदला होगा, जो कि अभी हमें ऑब्वियसली इस फिल्म में भी देखने को मिलेगा और आपके काम में भी रिफ्लेक्ट करता है। तो आई थिंक मेरा तो, जैसे मैंने कहा पहले ही कि स्टोरी टेलिंग इज व्हाट एक्साइटेड मी। तो मेरा जो सबसे अर्ली मेमोरी है इज ऑफ कॉमिक्स। माय पेरेंट्स यूज्ड टू बाय मी अमर चित्रकथा कॉमिक्स, सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू दैट ब्रांड। मतलब जो मिथोलॉजी हो या हिस्ट्री हो या लिटरेचर हो, फोकलोर हो, मैंने अमर चित्रकथा के थ्रू कंज्यूम किया है। विजुअल्स देखता था, मुझे अच्छा लगता था। जब मुझे पढ़ना भी नहीं आता था, आई थिंक मे बी एज 2 और समथिंग, माय मॉम वुड, शी हैज टोल्ड मी दिस, दैट आई वुड रीड एंड टेल यू कि मैं पूछता ये स्क्वायर में क्या लिखा है, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो एक्सप्रेशन ऐसा है, तो क्या बोल रहे हैं, अच्छा उधर क्या बोल रहे हैं। तो वो मेरी मम्मी मुझे बताती थी, और एंड देन आई वुड एक्ट आउट दोज स्टोरीज।
मैं अभी जैसे एक आई थिंक द फर्स्ट अमर चित्र कथा विच दे बॉट फॉर मी वाज टेल्स ऑफ विष्णु। उसमें गजेंद्रा का कवर पेज है कि हाथी जो है जिसको पाँव क्रोकोडाइल पकड़ लेता है रिवर में और वो विष्णु को बुलाता है एंड विष्णु कम्स एंड सुदर्शन चक्र से वो क्रोकोडाइल को मारता है और वो भी एक उसको कर्स मिला था कि वो विष्णु के हाथों मरेगा क्रोकोडाइल और वो एक्चुअली एक देवता था or some other soul, and how Gajendra also was a human king who became an elephant, उसको भी कर्स मिला था। so many that interconnected plots, उसको मैं सबसे एक्ट कराता था। मैं बोलता अच्छा पहले मैं गजेंद्र बनूंगा, आप क्रोकोडाइल हो, आप गरुड़ हो, आप विष्णु हो, चलो हम लोग एक्ट करेंगे। फिर अच्छा अभी आप गजेंद्र, मैं क्रोकोडाइल, ये मतलब हमारा रोल प्ले चेंज होता था। तो ये इनिशियल मेमोरीज है। देन ग्रोइंग अप टिंटिन, Phantom, Asterix and Obelix, like Illustrated Weekly of India आता था बड़ा सा, उसके सेंटर कवर पेज में टिंटिन के एक पेज आता था illustrated, हर्षे का बनाया हुआ, and that was so beautiful। मतलब it's like National Geographic, it is so beautifully illustrated with inputs on so many cultures। So these kind of content हम लोग जब वो कंज्यूम करते थे वो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगता था। सो कॉमिक्स ऑब्वियसली, देन दूरदर्शन में डिज्नी आर होता था, देन देयर वाज पिंगू व्हिच वाज क्ले एनिमेटेड, देयर वाज सम 2D रशियन कार्टून्स दैट यूज्ड टू कम। सो ऑल दीस थिंग्स वर, एंड द बेस्ट पार्ट, फिल्म्स डिवीजन यूज्ड टू क्रिएट सच लवली एनिमेशन। एक चिड़िया, एब्सोल्युटली, एकता का पेड़, ट्री ऑफ यूनिटी, एंड सो मेनी इन एनिमेशन। तो आप वो मीडियम की एक्सपोजर आपको मिल रही है। आर्टमैन वगैरह तो बहुत बाद में आया हमारी लाइफ में, एंड देन इवन डिज्नीज लायन किंग और द जंगल बुक, जो आई थिंक लायन किंग एक मेरे लिए बहुत मेमोरेबल, द ओरिजिनल 2D लायन किंग, 2D वाला। आई वाज आई थिंक इन माय ग्रेजुएशन टाइम व्हेन आई हैड सीन इट इन द थिएटर एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड बिकॉज, और उससे पहले लाइव एक्शन हमारी फिल्में, मसालेदार फिल्में, कर्ज हो, अमर अकबर एंथोनी हो, मतलब जो पुरानी फिल्में हमने देखी है, मतलब हीरो हीरोइन डांस करते हैं, हमें गाने मजा, मैं गाने गाता था, उन गानों को गाता था, उनके बीच के इंस्ट्रूमेंटल पार्ट्स भी गाता था। तो हमारी फिल्म कल्चर ही इतनी रिच थी। तो आई थिंक ऑल दोज इन्फ्लुएंस, एंड देन लेटर ऑन वी गॉट एक्सपोज्ड टू, like when I started studying animation, तो आप यूरोपियन एनिमेशन, कैनेडियन एनिमेशन, आप ईस्ट यूरोपियन एनिमेशन, आप अलग अलग कंट्रीज के, तब आर्टमैन एनिमेशन देखा कि वाओ, क्ले एनिमेशन, क्ले अलाइव हो गया, कपड़े अलाइव हो गए, स्टॉप मोशन, वाओ, कभी नहीं किया हमने। वो एक अलग लेवल का माइंड ब्लो हो गया। आप पॉल ड्रेसन की फिल्में देखते थे, जो नेशनल फिल्म बोर्ड ऑफ कनाडा के फिल्म मेकर हैं। तो ये सब इन्फ्लुएंसेस इतने ब्यूटीफुल थे धीरे धीरे, एंड देन यू आर सीइंग इवन लाइव एक्शन फिल्म्स, and you watch Satyajit Ray's films in a different light, or you see some other European filmmakers, many you don't understand, but it's important कि यार ये क्या बना रहे हैं। आपका भी एक आपकी भी एक स्टैंड जो है ना वो क्लियर होती है कि अच्छी नहीं, अच्छा लगता है मेरे को। मैं चाहे जितना भी अपने आप को उसको अप्रिशिएट करने की कोशिश करूं, आई एम नॉट मेड फॉर दिस। तो लाइक आई सेड, एजुकेशन गिव्स यू क्लैरिटी अबाउट योर ओन सेल्फ आल्सो। करेक्ट। सो एक और इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस, जैसे मैं बचपन में टाइम्स ऑफ इंडिया में आर.के. लक्ष्मण के कार्टून आते थे, यू सेड इट, दैट वाज सो ब्यूटीफुल। मतलब मैं इतना एंजॉय करता था उनको। देन इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में मारियो मिरांडा का एक पूरा पेज आता था, मारियो इज वर्ल्ड। सो बोथ आर सो यूनिकली डिफरेंट स्टाइल्स। ओके, हिंदू में केशव करके एक इलस्ट्रेटर थे, उनका स्टाइल बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत अलग था। Then there is an artist in Malaysia जिनका एक बुक मैंने जिनको मैं मिला था एक बार, केरला में आए थे एक एनिमेशन इवेंट में। His name is Lat, L-A-T, that's his pet name, जिससे वो आर्ट बनाते हैं। So he is like the R.K. Lakshman of Malaysia. He illustrates his stories of his childhood, कि वो कैसे गांव के बच्चे थे, वो क्या क्या खेलते थे। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल का जो क्राउन है उसको चूर करके उससे कुछ चीज बना के, मालगुडी डेज टाइप, मालगुडी डेज वाला फील, मुझे वो चीज बहुत ब्यूटीफुल लगती है। एंड प्लस टू सी सम न्यू कल्चर also depicted so truthfully,
कि वो लोग रिवर में मच्छी पकड़ने जाते थे तो क्या क्या घटनाएं होती थी, कैसे वो लोग मिसचीफ करते थे, स्कूल उनका कैसा था, और उनके डैड के साथ फैमिली का इमोशनल एक जर्नी कैसा है। तो एक बुक है उनका कॉल्ड कंपुंग बॉय। कंपुंग मतलब लोकल विलेज। वो विलेज का बॉय है। पॉपुलर। तो उसने कंपुंग बॉय करके उसने अपना एक बुक बनाया, बहुत इमोशनल बुक है, बहुत ब्यूटीफुल बुक है। तो वो उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा। सो ऐसे डाइवर्स इन्फ्लुएंसेस हैं, तो चाहे अपनी लाइव एक्शन की फिल्में हो या एंड देन स्टूडियो जिबली इन द एनिमेशन फ्रंट। आई रियली लाइक ऑल द इंडिपेंडेंट फिल्म्स, यूरोपियन फिल्म्स हो, फ्रेंच फिल्म्स हो, या कोई भी इसके हो, जो मेन स्ट्रीम की फिल्में मुझे बहुत बोरिंग लगने लगी है, वेदर इट्स पिक्सार और ड्रीमवर्क्स एंड इट्स द सेम ट्रोप। ऐसा एक फील आता है, दे ऑल लुक द सेम, उसी टेम्पलेट में फिट करके वो नई नई स्टोरीज बनाते रहते हैं। करेक्ट। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस का शोरी लगता है, फर बहुत ब्यूटीफुल है, पानी इतना काम, मतलब आप ऑडियंस भी वही बोलती है ये फिल्म देख के, क्या बनाया उसमें, पानी देखा, ये देखा, इफेक्ट्स देखा। वो देखने थोड़ी मैं फिल्म जा रहा हूं, मुझे कहानी दो जो यूनिक हो। तो वो मुझे उसमें मिलता नहीं है। बहुत बार यूनिक जो मजा आया था टॉय स्टोरी जब पहली बार आई थी, कितनी जबरदस्त थी। मतलब उसके बाद फिर और टॉय स्टोरीज आती चली गई। उसके बाद लगा कि वही जैसे नहीं होता कि सीक्वल्स को भुनाने लगते हैं। यहाँ पर भी एक पार्ट बनाई तो फिर उसी का पार्ट उसको जिंदा रखा जा रहा है, जबरदस्ती जिंदा रखा जा रहा है। उसको पुल द प्लग वो नहीं कर रहे वो लोग, वो नहीं कर रहे, वो वेंटिलेटर डाल के उसको। तो वही हाँ, इंडिपेंडेंट में काम में क्या होता है, ये सारे कंपल्शन नहीं होते, लाइक यू सेड, एंड वही शायद आपकी भी स्ट्रेंथ है। अभी देखो मन, तो वो तो अपना हमारा टेस्ट है, अभी हमारी सबसे बड़ी जो सीख है। इस फिल्म की बात नहीं कर रहा मैं, बाकी का भी बॉडी ऑफ वर्क की बात कर रहा हूँ। सो नाउ आई बिलीव माय ऑडियंस या जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, ऑब्वियसली उन्होंने जाने अनजाने में आपका बहुत सारा काम देखा होगा, चाहे वो 70s किड हो, 80s किड हो, 90s किड हो, ये सब लोगों ने चैनल वी और MTV पे आपका काम देखा होगा। उसके बाद की जो जनरेशन है उन्होंने नमपट के फॉर्म में देखा होगा, और दूसरे जो एड्स आते रहे, वोडाफोन ज़ुज़ुज़ देखे हैं, और भी बहुत सारे इस तरीके के आइकनिक काम उन्होंने टीवी में देखे हैं, चाहे एड्स के फॉर्म में देखे होंगे या फिर बाद में यूट्यूब में देखे होंगे। व्हाट आई बिलीव, व्हाट आई फील कि अगला पिछला 60 साल 50 साल का जो वो है जनरेशन है, जो लोग से लेकर अभी तक जिन्होंने टेलीविजन या इंटरनेट कंज्यूम किया है, किसी ना किसी फॉर्म में उन्होंने आपका काम तो कंज्यूम किया ही है। मतलब कहीं ना कहीं तो उनको छुआ ही है, उन्होंने देखा है। हो सकता है वो नहीं जानते कि ये वैभव का काम है, बट ऑब्वियसली जब ये देखेंगे, उन्हें नहीं पता तो आज समझ जाएंगे। तो थोड़ा सा हमें उस काम के बारे में बताइए, थोड़ा सा। मैं भी रहा हूँ उस जर्नी का पार्ट एज अ जूनियर टू यू एट फेमस स्टूडियो, जहाँ पे मैंने सिर्फ देखा है वो जैसे होता है ना द्रोणाचार्य को ऐसे एकलव्य देख रहा है करते हुए, फिर वो चीज़ थोड़ा सा ट्राई कर रहा है। तो वैसे मैंने भी ऑब्जर्व किया है, और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे और लोगों ने भी आपसे सीखा है। तो थोड़ा सा ये भी जर्नी बताइए कि जब आपने अपना कॉलेज में जो फिल्म आपने बनाई, जो कि NSE में भी गई, उसके बाद फिर आपने जब अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करी, वहाँ के जो आइकॉनिक काम रहे हैं लीडिंग अप टू दिस वन, ये तो जब थिएटर में आ जाएगी, लोग देख लेंगे, तब हम इसके बारे में और भी बातें कर पाएंगे, क्योंकि लोग उस कॉन्टेक्स्ट के साथ इससे जुड़ेंगे। तो अभी आप थोड़ा सा उस काम के बारे में बताइए जो कि आपकी बाकी की जर्नी में रही है। एनिमेशन जब से मेरे जीवन में आया, वो मैं NID में मैं सीखा हूँ एनिमेशन। तो मेरे स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स जो थे, जो पहली बार मैंने स्टॉप मोशन एनिमेशन ट्राई किया था, वो मेरे एक बैचमेट के साथ, प्रोशनजीत गांगुली के साथ, हमने वो एक फिल्म बनाई थी ऑन द टीजिंग ऑफ एनिमल्स इन द जू। तो वो जो ग्रीन ऑस्कर वाइल्ड स्क्रीन फेस्टिवल होता है ब्रिस्टल में, उसमें सिलेक्ट हुई थी। तो हम बहुत खुश हुए थे, पहली बार हम गए थे वहाँ पे अटेंड करने के लिए। तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। फिर मेरी जो ग्रेजुएशन फिल्म थी वो रूरल अप्रेजल के ऊपर थी, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर थी। मेरे क्लाइंट जो थे वो पटना में थे, और मैं उनके लिए एक एनिमेशन फिल्म मैंने बनाई थी, और वो फिल्म सिलेक्ट हुई थी NSE में इन द स्टूडेंट ग्रेजुएशन फिल्म कैटेगरी। तो पहली बार इंडिया से बाहर मैं जब गया था, तब NSE गया था, तो वो मेरे लिए बहुत ही यादगार ट्रिप रही है।
सो वो स्टूडेंट फिल्म थे, एंड देन वंस आई जॉइंड फेमस स्टूडियोज, तो एक ऐसा टाइम था स्टूडियो में जहाँ पे स्टूडियो वाज गोइंग टू शट डाउन एंड वी हैड टू अर्न आवर ओन सैलरीज। वो एक चैलेंज हमारे लिए बहुत ब्यूटीफुल रहा, क्योंकि हम दौड़ भाग करके हम क्लाइंट्स को पिच करते थे अपने आइडियाज। उसमें से सिंपू निकला। तो सिंपू जो कैरेक्टर था वो चैनल वी के लिए एक मैस्कट था, एक सरदार कैरेक्टर था, मैथ्स टीचर था, जो अगेन मेरा 10वीं में जब मैं पढ़ता था चंडीगढ़ में, तब वो मेरा मैथ्स टीचर वो थे मेरे, तो और हम उनकी नकल उतारते थे, उनके बारे में कहानियां हम बनाते थे। तो उसी एक्सपीरियंस को मैंने एज अ चैनल आइडेंट पिच किया चैनल वी को, और फिर वहां से हमने फिर एमरॉन बैटरी क्ले एनिमेशन का काम हमने जब स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने क्ले एनिमेशन सीखा था एनआईडी में, तो एमटीवी के लिए पोगा करके एक सीरीज था, वो बहुत ब्यूटीफुल था। उसको देख के ओएनएम ने एमरॉन बैटरी का कैंपेन स्क्रिप्ट किया। तो एक से एक मतलब फिर काम आता गया। फिर जब हमने फेमस छोड़ दिया, तो और जब वेब स्टूडियो स्टार्ट हुआ, तो एमरॉन बैटरी का काम हमारे पास, उन्होंने बोला कि यार अब ये काम तो आपको ही करना है। सिंपू वाले भी हमारे पास ये आए कि यार आप, तो वो काम कंटिन्यू रहा अपने स्टूडियो में। और फिर चुलबुली एक क्लिनिक प्लस के लिए एक 2D एनिमेशन कैरेक्टर थी, बड़े जुल्फों वाली, तो वैसे वो एक कैरेक्टर था। फिर वोडाफोन के जो जूजूस थे वो लाइव एक्शन थे, वो हमने नहीं क्रिएट किए थे, बट इनिशियली वो लाइव एक्शन कॉस्ट्यूम पहन के लोग एक्ट करते थे, वो इतने सक्सेसफुल कैंपेन्स थे। बाद में हमने उनको डिजिटल 3D में भी रिक्रिएट किया, और छोटे छोटे कैरेक्टर्स थे जूमीज जो ग्रीन हेलमेट पहन के, तो वो भी हमने पूरा डिजिटली 3D काम किया। फिर हमने काफी सारे टीवी चैनल्स के लिए आइडेंट्स बनाए हैं, जैसे इडली बड़ा खाना वाना सब डांस कर रहा है, तो इस तरह एनिमेशन और लाइव पपेटियरिंग को मिक्स करके हमने एक कैंपेन काफी सारे बनाए। फिर हमने ये पिच कार्टून नेटवर्क को किया, एक आइडिया जिसका नाम था लंपुट। तो लंपुट बेसिकली एक कैरेक्टर है जो मॉर्फ कर सकता है, और उसका नाम भी है, इट कम्स फ्रॉम अ लंप ऑफ क्ले। सो लंपुट वाज लाइक नॉन डायलॉग, उसमें कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई डायलॉग्स नहीं है, जिब्रिश है, और कहानियां ब्यूटीफुल। उसमें जो डायरेक्टर है आनंद बाबू, जो हमारे एक कोलीग है, बहुत ही अमेजिंग आर्टिस्ट हैं, तो ही इज द वन दैट टुक लंपुट टू द हाइट्स दैट इट रीच्ड, एंड लंपुट gave us our first Emmy nomination. मतलब हमारी स्टूडियो is the only Indian animation studio with 2 Emmy nominations, and both are for Lamput. So that was Lamput. And then अभी भी काफी मतलब 1-2 साल पहले IPL के लिए वोडाफोन के जो टावर्स हैं, वी के जो टावर्स हैं, उनके कोई कैरेक्टर्स हमने उनको कैरेक्टर्स में बनाए थे। फिर ब्रिटानिया के लिए उनके कुकीज और बिस्किट्स के, कुछ टॉकिंग बिस्किट्स के कैरेक्टर्स किए थे। तो ऐसे अलग अलग कैंपेन्स में हमने काम किया है। इसके अलावा फीचर फिल्म्स में हमने काम किया है, लाइक आमिर खान की जो तारे ज़मीं पर थी, उसमें एक इम्पोर्टेंट सीक्वेंस था 3x9, जहाँ वो ईशान अवस्थी जो था उसका मैथ्स टेस्ट होता है, तो कैल्विन एंड हॉब्स के जोन में वो स्क्रिप्ट लिखी गई थी। तो हमने वो 2D एनिमेशन किया था उसमें। फिर शाहरुख खान की जो रावण फिल्म बनी थी, उसमें शाहरुख प्लेज अ गेम डिजाइनर। तो व्हेन ही इज पिचिंग हिज गेम टू हिज टीम, द गेम दैट ही पिचेस इज created by us, so it's an animated कि ये लेवल में ये होगा, ये इसमें ये होगा, प्लेयर की स्ट्रेंथ ऐसे होगी। तो so variety of work that we've done, जहां भी जैसे like I said, कहानी बोलने में मजा आता है, अलग अलग तरीके की कहानियां। हमने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए एक एंटी एड्स अवेयरनेस सीरीज हमने प्रोड्यूस की थी, जो पपेट्स के साथ थी, क्लॉथ पपेट्स। तो मजा आता है ये सब अलग अलग तरह के काम करने में। एंड एजुकेशन में हमारा इंटरेस्ट रहा है, लाइक आई हैव बीन अ विजिटिंग फैकल्टी फॉर मेनी इयर्स, मतलब 2000 से अभी 26 साल हो गए। आई टीच एट डिफरेंट डिजाइन इंस्टीट्यूट्स, एनिमेशन स्कूल्स। तो मुझे मजा आता है कि 80% तो I know that had been your passion. Even जब famous studios में भी मैं था आपके साथ, I've seen many times going for these workshops, जहाँ पे आप स्टॉप मोशन सिखाते थे, स्टॉप मोशन का वर्कशॉप लेते थे। राइट। तो मेरे तो काफी मेमोरीज हैं स्टूडियोज की। No, I enjoy that because one is you get to interact with every generation, and you feel young, when you are teaching, you are a student yourself, you get to learn so much. Correct. तो वो एक मुझे चीज बहुत अच्छी लगती थी। तो and plus, so I think 80% I want to keep making my films, and then that 20% I want to share whatever I've learned, because it's very, very exciting to interact with students, and
and many a times some really talented like Rajiv Aip, he was one of the students and he was such a brilliant artist. मतलब उनका graduation project हमने sponsor किया था फिर, and then Rajiv worked with us to create some beautiful animated films. जो ये रावण की जो मैं बता रहा हूँ, जो गेम डिजाइन का जो क्लिप था वो राजीव आइप ने डिजाइन किया था, उसने एनिमेट किया था. तो जब आप पढ़ा रहे हैं, आप अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट्स भी आपको दिखते हैं. सो यू गेट टू कोलैबोरेट विद सच पीपल. तो इट्स एक बात मैं लोगों को अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि आपके स्टूडियो का नाम है वैभव स्टूडियो. ऑब्वियसली इट हैज पीपल, लेकिन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि यू योरसेल्फ आर अ चलता फिरता स्टूडियो. ये अकेले ही एक स्टूडियो है, क्योंकि ये कहानी सोचते हैं, कहानी लिखते हैं, फिर उस कहानी को इलस्ट्रेट भी करते हैं, उसकी स्टोरी बोर्डिंग भी करते हैं, खुद एनिमेशन भी कर लेते हैं, कैरेक्टर्स की वॉइस भी दे देते हैं, अगर जिंगल विंगल गाना हो तो वो भी गा देते हैं, एडिट भी कर ही लेते होंगे थोड़ा बहुत, इतना कि मतलब वो जो उस समय पे 2D की कंपोजिटिंग होती थी वो भी थोड़ा बहुत आई यू यूज्ड टू डू. तो जब मैंने मतलब एज अ वेरी जूनियर फेमस स्टूडियो ज्वाइन किया था, तब आई हैव इंटरेक्टेड विद सुरेश एंड आई हैव सीन यू अराउंड. आई थिंक हाथ में कुछ शायद आर्मेचर था, क्ले एनिमेशन वाला, उसी का कुछ कर रहे थे, पट्टी वट्टी करते हुए घूम रहे थे वहाँ पे. एंड देन आई हैव सीन सो मच अनफोल्डिंग एट फेमस स्टूडियोज. सिंपू का भी चल रहा है साथ में काम, साथ में MTV पोगा भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, साथ में ये बैठ के ड्राइंग्स कर रहे हैं लाइट बॉक्स पे, उसको ले जाके लाइन टेस्टिंग कर रहे हैं. इतना, जबकि मैंने ज्वाइन किया था 3D डिपार्टमेंट में, लेकिन आपका बीच में था 2D 3D के बीच में आपकी जगह थी, जहाँ पे you used to sit and draw your सिंपू का पूरा सारा वो. तो एक रेवलेशन जैसा था कि कितना कुछ हो सकता है एक छोटी सी जगह पे, और एक अकेला आदमी कितना कुछ कर सकता है. क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है, लोग पूरी चीज देख लेते हैं, उसमें किसने क्या किया है इतना पता नहीं रहता है. लाइक एक सिंपू वाला था ना जिसमें वो कुमार शानू का गाना था, तुझे देखा वाला था, क्या था वो? हाँ वही था, तुझे देखा, वही था, वही वाला गाना था ना, पूरा नेजल उसमें पूरा उस चीज को गाया था. वाइब्रेशन, हाँ वाइब्रेटो वाला, वो पूरा फील देकर. तो ये सारी छोटी छोटी सी मेमोरीज हैं. तुझे देखा तो ये जाना सनम. भाई कुमार, भाई गाने में वाइब्रेशन क्या मैं डालूंगा? सॉरी सर, वंस मोर. तुझे देखा तो ये जाना सनम. यस, सैमसंग V सुपर सिंगर टैलेंट का ओरिजिनल मुकाबला. लाइक यू टॉक्ड अबाउट ज़ूज़ूज़. ऑब्वियसली ज़ूज़ू जो था, मतलब उसका जो जेनेसिस था वो ओगिलवी के राजीव राव और निर्वाणा के प्रकाश वर्मा, उन लोगों का था. उन्होंने एनिमेटेड नहीं बनाया था उसको फॉर वेरियस रीजंस, और जबकि वो लगता था एनिमेशन, बट बाद के उसके बहुत सारे फिल्म्स आपने करे थे, एक्चुअली 3D में करे थे, बट आपने करे थे. जो उन फिल्म्स को अगर हम देखें जहां पे कि डायलॉग्स की इतनी जरूरत नहीं होती, उसी तरीके का आपका एक काम है लंपट, जिसमें कि कोई डायलॉग नहीं है, कुछ नहीं है. वो काम वर्ल्ड में कहीं पर भी देखा जा सकता है ना. तो अभी जो आपकी फिल्म आ रही है रिटर्न ऑफ द जंगल, ये तो हिंदी में है. तो आगे जब जाके ये OTT वगैरह में आएगी, तो क्या ये दूसरे लैंग्वेजेस में भी डब होगी? इसमें भी बहुत सारा वॉइस तो शायद आपका ही है. हाँ, मुझे तो बहुत ये डिजायर है कि हमारे रीजनल लैंग्वेजेस में पहले हम डब करें. बट एनीवे अभी तो पूरा फोकस जो है, बिकॉज औकात अभी एक ही लैंग्वेज की है, बिकॉज हम फंड कर रहे हैं. अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म करती है, आई एम श्योर, हमें ऑलरेडी कुछ कमेंट्स हमें मिल रहे हैं सोशल मीडिया में कि यार हम इसके लैंग्वेज राइट्स खरीदना चाहते हैं. तो इस तरह की बातें ऑलरेडी एनीवे स्टार्ट हो चुकी है. मैं चाहता हूँ कि ये पहले इंडिया के बाहर रिलीज हो, अगर ये अच्छा करती है और सपोर्ट मिलता है, बिकॉज इतने सारी इंडियन डायस्पोरा जो है, अमेरिका में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूके में है, मिडिल ईस्ट में है, साउथ ईस्ट एशिया में है, रशिया में है. तो अपने बंदे पूरे संसार में है, उनको मैं पहले ये फिल्म दिखाना चाहता हूँ. एंड पीपल हु आर लिविंग अब्रॉड, इंडियन फैमिलीज, दे विल अप्रिशिएट समथिंग लाइक दिस इवन मोर.
तो ये अभी के लिए स्ट्रैटेजी ये है कि छोटे छोटे स्टेप्स लें और पहले अपनी जो पूरी एफर्ट है, हम अपने हिंदी मास्टर जो फिल्म है उसकी थिएट्रिकल रिलीज पहले करते हैं. लेट अस सी हाउ द ऑडियंस कंज्यूम्स इट. राइट नाउ द एंटायर एनिमेशन कम्युनिटी या फिर एट लार्ज AVGC कम्युनिटी जो है, आई थिंक दे ऑल वुड एग्री एंड दे ऑल वुड वांट दिस फिल्म टू वर्क राइट नाउ, क्योंकि इससे सबकी बहुत सारी उम्मीदें अलग अलग तरीके से जुड़ी हुई हैं. मतलब बहुत सारे लोग अपना इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं, ओरिजिनल काम करना चाहते हैं, एंड अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन कैन कम फ्रॉम दिस. ये अगर उस लेवल पे, जिस लेवल पे हम सब चाहते हैं कि ये सक्सेसफुल हो, अगर उस लेवल पे होती है तो बहुत लोगों को, आई थिंक पूरी ओवरऑल इंडस्ट्री को भी एक अच्छा बूस्ट मिलेगा. जैसे कि आप एनीमे की बात करते हैं कि एनीमे का बहुत इन्फ्लुएंस है इंडियन ऑडियंस के ऊपर. आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दिस और नॉट. बहुत पहले की बात है, आई थिंक 2002 वगैरह की बात है, जब मैं मुंबई में था. राम मोहन सर, जिनका कि स्टूडियो था रॉनी स्क्रूवाला के साथ, UTV टून्स, उन्होंने यूगो साको के साथ एक रामायण तो बनाई थी उसके पहले. उनका अगला जो वेंचर था वो यूगो साको के साथ एक एनिमेशन, एक बड़ा सा एनिमेशन स्टूडियो मुंबई में खोलने का प्लान था. अच्छा. हाँ, जिसके लिए उन्होंने एक पूरी जगह भी ले ली थी. एक पुरानी फैक्ट्री थी जहाँ पे वो चाहते थे कि यहाँ पे मोशन कैप्चर भी होगा, ये भी होगा, सब होगा. क्या बात. हाँ, वो समहाउ वर्क नहीं किया, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स थे, दे वर सम दुबई बेस्ड इन्वेस्टर्स. उन्होंने पहले तो बहुत इंटरेस्ट दिखाया, बाद में हाथ खींच लिया, जो कि काफी केसेस में होता है. एक छोटी सी 4 लोगों की टीम बनाई थी उस समय राम मोहन सर ने, जिसमें 2 तो इंडस्ट्री वेटरन थे, और उस समय पे 3D का काम सिर्फ एड में काम करने वाले लोगों को आता है, जिन्होंने बहुत सारे पैक शॉट्स बनाए होते थे. तो उसमें एक बॉब करके थे, आपको पता होगा, बासवराज बॉब, और एक अनिमेश करके थे. अच्छा. ये 2 लोग थे. ये लोग इंडस्ट्री वेटरन थे, जिन्होंने मतलब हजारों पैक शॉट्स बनाए थे 3D में. उनका एक्सपीरियंस था 3D वाला. साथ में एक विवेक गुप्ता करके थे, और एक उन्होंने मुझको लिया था, क्योंकि मैंने उनको अपना एक 3D एनिमेशन UTV टून्स में दिखाया था. तो काफी इंप्रेस हो गए थे कि मतलब बिना किसी उसके रिसोर्सेज के अपने से सीख के इसने बनाया है. एक मैच स्टिक की स्टोरी थी वो, कि एक मैच स्टिक है जिसे जला के फेंक दिया गया है, और वो डिप्रेस हो गई है. अब उसको है कि जीवन तो मेरा खत्म है, मेरा कोई काम नहीं है इस दुनिया में, तो मैं टेबल से कूद के मर जाती हूँ. तो टेबल के कोने में जाती है कूदने के लिए, सुसाइड करने के लिए, और फिर झांक के देखती है तो उसे बहुत गहरा लगता है. उसकी फट जाती है तो वो वापस आ जाती है. इतनी सी कहानी थी वो 3D में. तो यही मैंने उनको दिखाई दी, तो उनको बड़ा अच्छा लगा था. तो उन्होंने मेरे को उस टीम में रखा कि तुम आ जाओ. संजीव वायकर को बोला कि मैं ले जा रहा हूँ इसको अपने उस वाले में. संजीव वायकर ने बोला ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है, इतना बड़ा स्टूडियो तो ले जाओ. ये मतलब इन द मेकिंग था, बट राम मोहन वॉज ऑल्सो वेरी डिसहार्टेंड जब दिस थिंग डिड नॉट वर्क. अगर ये काम किया होता ना, तो शायद इंडस्ट्री में कुछ डिफरेंट हो रहा होता, अगर राम मोहन का ये वेंचर काम करता. क्योंकि उनका मोटिव आउटसोर्स काम करने का नहीं था. He wanted to do original work, but he wanted Yugo Sako's collaboration in that. तो जो उस समय पे हो सकता था पॉसिबल, मुझे लगता है कि मतलब मैं उम्मीद करता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं प्रे करता हूँ कि वो आपकी इस मूवी के साथ हो पाए. मतलब वो जो ड्राइव है ना, वो राम मोहन सर तो है नहीं अभी, बट अभी No, so कोई see, तो है. I feel whether it was Uncle Pai in the way of Amar Chitrakatha, हाँ. or Bhimsen ji, Ramon sir, Samant sir, all these people have undoubtedly inspired us in so many ways. तो वो एक ड्राइव है, या वो ब्लड में एक बार वो आ गए, सारे लोग हमारे ब्लड में आ गए हैं. So it's not like, that is the beauty of our work, no? Like with your work, you are like immortal. So your body is gone, but your work is still inspiring so many generations to, correct. So it's the same. I think. I hope our film also does that role for more people. करेक्ट. तो ये था आज का डिस्कशन वैभव कुमरेश के साथ. आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो. ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए. हम ऐसे ही और मीनिंगफुल डिस्कशंस आपके लिए लेके आएंगे फ्यूचर में. सी यू अगेन.